जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के बारे में, जो कि पहला चैप्टर है जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। पहला पार्ट का पहला ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें आप आवेश के बारे में जानेंगे, आवेश को उत्पन्न कैसे किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। अगले आने वाले वीडियो में आप कूलॉम्स लॉ के बारे में जानेंगे, ठीक है। सदिश निरूपण जानेंगे, क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले हम अपने इस इंट्रोडक्शन वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इससे पहले कुछ फिजिक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आप फिजिक्स जानते हैं, फिजिक्स हमारी एक क्या है, एक साइंस की ब्रांच है, विज्ञान की एक क्या है, शाखा है, ठीक है। और फिर फिजिक्स को भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। उसी प्रकार से हमारा जो क्लास 12 का फिजिक्स है उसमें 2 बुक बनाए गए हैं, ठीक है। और उन दोनों बुकों में 2 पार्ट बनाए, पार्ट तो उसमें है ही, 2 कैटेगरी बनाई गई है, बांटा गया है। जैसे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। कुछ चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आते हैं पहला बुक का, अब पहला बुक का कुछ चैप्टर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें हम दूसरा बुक के बारे में, तो दूसरा बुक में कुछ चैप्टर ऑप्टिक्स में आते हैं और कुछ चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो पहले एक बार देख लेते हैं कितने चैप्टर हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आते हैं और कितने चैप्टर हैं जो कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, ऑप्टिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स के बारे में आते हैं, ठीक है। देखिए, फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये पढ़ने में आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। इसको हम रिलेटेड पढ़ेंगे। और 12 का फिजिक्स तो इतना अच्छा है कि हम क्या बताएं। हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स को पढ़ना एक इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन से, छोटे पार्टिकल से स्टार्ट करते हैं, कि इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जाते हैं एकदम हाई लेवल तक। मतलब कि यहाँ कहें कि पंखा वगैरह कैसे चलता है, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, मोबाइल कैसे काम करता है, कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, एलईडी लाइट कैसे काम करता है, ठीक है, डायोड कैसे बनता है, ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे कहाँ से, लाइन के बारे में स्टार्ट करेंगे। यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, ये 2 चीज़ हमें क्या बताता है, लाइन के बारे में ही ये दोनों चैप्टर में बताता है। करंट पर ही ये दोनों चैप्टर बेस्ड हैं। करंट को कैसे बनाएंगे, कैसे बनाते हैं, कैसे पैदा करते हैं, कैसे करंट चलता है, इसके बारे में पढ़ने के बाद आप करंट से जितने भी सामान चल रहे हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सामान के बारे में, जिससे प्रेस के बारे में भी आप अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं हम अपने फिजिक्स के बारे में, ठीक है। फिजिक्स PHYSICS, जिसे हम भौतिक कहते हैं, भौतिक विज्ञान, ठीक है। ये फिजिक्स क्या है, विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है, जिसके अंतर्गत नेचर में जितने भी परिवर्तन होते हैं उसे हम फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेचर में जितने भी परिवर्तन होते हैं उसे किसे, फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे नेचर किससे मिलकर बना है, एक पदार्थ से मिलकर बना है, और रेडिएशन, प्रकाश, पदार्थ और प्रकाश, यही 2 चीज़ से मिलकर हमारा क्या बना है, पूरा प्रकृति बना है, पूरा वर्ल्ड बना है, संसार पूरा बना है, पूरी दुनिया बनी है, ठीक है, पूरा यूनिवर्स बना है। तो इन्हीं दोनों के बारे में स्टडी करना और बताना कि ये काम कैसे करता है, एक सुटेबल तरीके से बताना कि ये काम कैसे करता है, वर्क कैसे, जैसे कि बादल का गरजना ये क्यों होता है, बिजली का चमकना ये कैसे होता है, ठीक है, बारिश का होना, यही सब स्टडी, यानी फिजिक्स स्टडी ऑफ नेचर, यानी नेचर का अध्ययन करना ही क्या है, फिजिक्स है। तो हम अपने बात कर रहे हैं 12 के फिजिक्स में, क्लास 12 के फिजिक्स के बारे में। तो देखिए, जो हमारा पहला चैप्टर है और हमारा दूसरा चैप्टर है, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर जो है हमारा फिजिक्स का, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब ये हो गया कि इसमें कोई भी आवेश, आवेश क्या होता है बताएंगे, कोई भी आवेश क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, आवेश गति नहीं करेगा। ओके, स्थिर, स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है, इसमें आवेश क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। और भैया आप जब चैप्टर तीसरा से लेकर चैप्टर 8वां तक जाएंगे, पहले बुक में बता रहे हैं, चैप्टर तीसरा से लेकर चैप्टर 8वां तक जाएंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन स्थिर था, उसके बारे में सारी प्रॉपर्टी का अध्ययन करेंगे। फिर इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा, गति करेगा। जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो हमारा करंट बनता है, लाइन बनता है, ठीक है। तो चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर 8वां तक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत स्टडी करेंगे।
इलेक्ट्रोडायनेमिक, जिसे बिजली गतिकी विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, दूसरे बुक में एंटर करेंगे, तब आप प्रकाश के बारे में स्टार्ट करेंगे। यानी चैप्टर 9 से लेके चैप्टर 11 तक जो आप पढ़ेंगे वो प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाशिकी के बारे में, जैसे लेंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, मानवनेत्र के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इसमें, जो कि 10th में हम पढ़े थे। ठीक है। सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसी में लेंस के बारे में पढ़ेंगे, इसी में, यानी ऑप्टिक्स, जिसे हिंदी में हम प्रकाशिकी बोलते हैं, प्रकाशिकी। और अब उसके बाद जब आप मॉडर्न फिजिक्स में एंट्री करेंगे तो आपको पढ़ने में और मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। चैप्टर 12 से चैप्टर 15 तक लगभग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिजिक्स, जिसे हम आधुनिक भौतिकी बोलते हैं, आधुनिक भौतिकी। देखिए, जो आधुनिक भौतिकी है 1900 के बाद जितने भी रिसर्च हुए हैं, जितने भी खोज हुए हैं, उन्हें आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत रखा गया। और उससे पहले जितने भी हुए हैं वो उसे क्या बोलते हैं, मतलब कि जो पुराने हुए हैं उसे चिर सम्मत, ऐसे ही कुछ बोलते हैं। चलिए ठीक है, उतना ठीक है। देखिए इतना, पहले हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हमारा ये जो लेक्चर जाएगा सीईटी पर भी बेस्ड रहेगा और खास करके बोर्ड पर भी बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो ये आप उतार सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अब क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला चैप्टर, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसके बाद धीरे धीरे जब लेक्चर आगे बढ़ेगा तो ये सब हम देखेंगे। तो फिजिक्स में 12 का फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। मूव आउट कर दें, मिटा दें, ओके। तू कितनी खूबसूरत है। चलिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहला चैप्टर जो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ये बस थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। चैप्टर 1 जो है इसमें हमारा क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसे हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, देखिए पहले हम इसके नाम से ही पढ़ें, वैद्युत आवेश, यानी कि यहाँ पर हम वैद्युत आवेश के बारे में पहले स्टडी करेंगे, फिर क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो जो हमारा ये पहला लेक्चर जो बेस्ट है वो किसके बारे में है, वैद्युत आवेश के बारे में ही है पहला चैप्टर। तो चलिए वैद्युत आवेश ये मिटा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये चैप्टर का नाम हमारा पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अगर हम आपसे बात करें कुछ इंटरेस्ट जिसे फिजिक्स में पढ़ना अच्छा लगे, अगर उससे बात करें तो जैसे देखिए मोबाइल हो गया, चार्जिंग हो गया, ठीक है, मोबाइल चार्जिंग, बैटरी, जो बैटरी चार्ज होती है, या रोड लाइट हो गया, ठीक है, फैन हो गया, प्रेस हो गया, इस्त्री जो प्रेस करते हैं कपड़ा वो हो गया। उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं अगर वो काम करती हैं तो कैसे काम करती हैं, किसी न किसी बैटरी से काम करती हैं। ठीक है, उसमें बैटरी लगा रहता है और वो कहीं ना कहीं बैटरी लाइन से होकर चार्ज होता है वो बैटरी। ठीक है, या तो कोई ऐसा भी बैटरी होता है जो चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो वो अगर बेसिकली हम बात करें तो वो उसे करंट चाहता है चलने के लिए। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलने के लिए क्या चाहता है, करंट चाहता है। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पढ़ने के पहले हमें उसके बारे में पढ़ना है, किसके बारे में, करंट के बारे में पढ़ना है, ताकि ये जिससे चल रहा है। जैसे हमें पंखा के बारे में पढ़ना है तो पंखा चलता कैसे, इसके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। पहले ये स्टडी करेंगे कि हमारी जो वायर में से क्या चीज़ जाता है, ऐसा क्या चीज़ निकल कर जाता है कि वो फैन को चलाता है,
यानी पहले हम इलेक्ट्रिक के बारे में यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक के बारे में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक के बारे में पूरा जान जाएंगे, उसके बाद ही हम हर चीज़ का विकास कर सकते हैं, हर चीज़ बना सकते हैं। तो देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी जो लाइन है, आज हम बहुत ज़्यादा उसका यूज कर रहे हैं। अगर हम बात करें आपसे कि ऑक्सीजन, पानी, खाना के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा इस समय हम यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। और आज बिगनिंग होगा, आज जन्म होगा इलेक्ट्रिसिटी का, यानी जन्म तो हो गया है लगभग 2500 साल पहले से, लेकिन हमारे लेक्चर में आज उसका जन्म होगा। और आज से धीरे धीरे आगे करके थोड़ा थोड़ा हम पार्ट में थोड़ा वो पढ़ेंगे और बहुत ही मजा आएगा और बहुत ही डीप में जाकर हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए तो बात कर लेते हैं हम आवेश के बारे में। आप लोग को ये तो पता होगा कि आवेश दो प्रकार का होता है, लेकिन थोड़ा हम और ले चलते हैं, आगे और ले चलते हैं, पीछे और ले चलते हैं, सॉरी। चार्ज, CHARG, चार्ज, वही वाला चार्ज जो चार्जर होता है ना, मोबाइल का जो चार्जर होता है, यहाँ पर चार्ज है, वो होता है चार्जर। तो चार्ज में से क्या आता है? चार्ज में से आवेश ही आता है जो हमारे मोबाइल को चार्ज करता है। तो उसी के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। आवेश, देखिए अगर आवेश का बात करें हम तो वो लगभग आज से 2500 साल पहले, आज से कितना साल पहले? 2500 साल पहले यूनान के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स, जिन्होंने सबसे पहले आवेश को पहचाना था, या कहें कि आवेश को महसूस किया था, या ये कहें कि आवेश को उत्पन्न किया था। सबसे पहले कौन? आज से 2500 साल पहले यूनान के एक दार्शनिक थे, ज्ञानी आदमी थे, जिनका नाम था थेल्स। क्या नाम था भैया? थेल्स नाम था, ठीक है, थेल्स नाम था उनका। तो उन्होंने एक बार क्या किए, अंबर का पदार्थ लिए। अंबर का पदार्थ क्या होता है जानते हैं आप? जैसे कोई भी पेड़ है, पेड़ में जिससे गोद लाशा वगैरह निकलता है ना, उसी को जब हम सुखा देते हैं धूप में, एकदम टाइट हो जाए, एकदम टाइट, तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को अंबर हम नाम दे देते हैं, ठीक है, यहाँ यूनान में। तो उसके बाद वो क्या किए, अंबर का वही पदार्थ लिए और वो ठोस हो गया था अंबर का। तो उन्होंने क्या किया कि उनके पास कोई कपड़ा था और उससे ऐसे रफ करने लगे, यानी ऐसे ऐसे क्या करने लगे, रगड़ने लगे। जैसे हमारे पास ये मान लीजिए हमारा क्या है, कपड़ा है, ठीक है, या यही मान लीजिए कपड़ा है, तो यहाँ से वो कैसे करने लगे, उसे अंबर के पदार्थ को ऐसे ऐसे रफ करने लगे। रफ करते करते कुछ समय बाद उन्होंने क्या किया कि इस अंबर के पदार्थ को अपने ब्रेंच पर रख दिया, यहाँ पर ब्रेंच पर रख दिया। अब ब्रेंच पर जब उन्होंने अंबर के पदार्थ को रखा तो ये देखा कि ब्रेंच के जो अगल बगल छोटे छोटे पार्टिकल थे, कण थे, कागज के टुकड़े थे छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे बाल बिखरे थे, वो आकर इस अंबर के पदार्थ में चिपक गए। तो जब उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है यार, जब हम इस अंबर के पदार्थ को अपने इस कपड़े से रगड़ रहे हैं कुछ इस प्रकार से, और रगड़ के जब उसे हम ब्रेंच पर रख रहे हैं और उसके अगल बगल जितने भी हम पार्टिकल भी रख रहे हैं, छोटे छोटे कागज के तिनके रख रहे हैं, टूटा हुआ बाल रख रहे हैं, ठीक है, तो अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। ये क्या चीज़ है? ये तो एक नई प्रकार की मतलब फोर्स है। देखिए इससे पहले हमें ग्रेविटी के बारे में पता हो चुका था। ग्रेविटी आप जानते हैं ना, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? दो द्रव्यमान के बीच में आपस में क्या लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। जैसे अगर पृथ्वी पर हम लोग टिके हुए हैं तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग को अपने मतलब कि अपने सेंटर में क्या करता है? खींचता है, जिसके वजह से हम चलते फिरते हैं। अगर इसी मार्कर को हम नीचे गिराएं तो ग्रेविटी इसको नीचे खींच लेगी, तुरंत ये नीचे गिर जाएगा। यानी कि ग्रेविटी के बारे में पता चल गया था कि ग्रेविटी क्या होता है? दो मास आपस में क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं, और जो मास बड़ा रहेगा वो जो छोटा रहेगा उस पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा। जैसे पृथ्वी बहुत बड़ा है, ये छोटा है, इसे हम गिराएंगे, अब इसका द्रव्यमान तो पृथ्वी से बड़ा तो है नहीं, तो पृथ्वी इसको क्या कर लेगी? खींच लेगी, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? बड़ा है। तो ये एक फोर्स लगा रही है, ठीक है। इस फोर्स के बारे में हमें पता था। लेकिन जब हम अंबर के पदार्थ को रगड़ रहे हैं, घिस रहे हैं, यानी घर्षण करा रहे हैं, तो छोटे छोटे पार्टिकल को खींच रहा है अपनी ओर। तो ये कौन सा नया बल आ गया? यानी कि बल दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो बल होता है यानी कि दो मासों के बीच लगता है, एक वो बल होता है कि अगर हम अंबर के पदार्थ को रगड़े तो उसके अंदर भी एक बल आ जाता है और वो छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी हम कहते हैं। आगे चलकर उसका नाम पड़ा। इतना समझ में आया, ठीक है। वैसे तो देखिए बल होते हैं चार प्रकार के, जैसे कि जस जस हम डेवलप करते गए, पहले बल हमें एक प्रकार का पता था, गुरुत्वाकर्षण बल,
फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बल पता चला, फिर नाभिकीय बल के बारे में पता चला। तो उसी प्रकार से बल इस समय चार, इसमें जो बल है इसमें चार प्रकार के बल हैं, जैसे कि पहला बल कौन, गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बल, तीसरा ये प्रबल नाभिकीय बल, चौथा ये दुर्बल नाभिकीय बल। ठीक है, नाभिक में भी जो बल लगते हैं। तो हाँ, हम कहाँ थे, अंबर के पदार्थ थे। थेल्स ने क्या देखा, जब अंबर के पदार्थ को कपड़ा से रगड़ा तो छोटे छोटे पार्टिकल को खींचने लगा, अपनी ओर आकर्षित करने लगा। ये देखकर इन्होंने बहुत खुश हुए। ठीक है, खुश होने के बाद कुछ और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े लिए आए, अपने टेबल पर बिखर दिए और बहुत टाइम से अंबर के पदार्थ को ऐसे कपड़ा से रगड़ते रहे। रगड़ने के बाद भी उन्होंने देखा कि वो सारे पार्टिकल को आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है अपनी ओर। ये आप भी कर सकते हैं। आप अपने बाल में जो 3 रुपये वाला पेन रहता है, ठीक है, उसे बाल में या कपड़ा में रगड़िए और रगड़ने के बाद क्या, छोटे छोटे तिनकों के पास ले जाइए, वो आकर्षित करने लगेगा। हम लोग तो पहले बहुत खेलते थे। हाँ, तो उसके बाद इन्होंने जो थेल्स हैं, इन्होंने क्या किया कि इस पर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया नहीं, बस ये बताया कि जो अंबर का भैया पदार्थ है उसके अंदर रगड़ने पर, घर्षण कराने पे एक गुण आ जाता है कि छोटे छोटे पार्टिकल को क्या करने लगा है, खींचने लगता है, आकर्षित करने लगता है। ठीक है, तो उसके बाद अब ये अपना जो एक्सपेरिमेंट किए थे या ये कहें ये जो प्रयोग किए थे, उन्हें एक बुक में बेकायदे लिख दिए थे। ये बहुत लोग के बारे में बताएं भी इसके बारे में कि देखो ये एक नया प्रकार का बल आ गया, एक नया प्रकार का फोर्स आ गया जो कि बॉडी को रगड़ने पर पैदा होता है। लेकिन किसी ने इनको बात को उतना ध्यान नहीं दिया और यही आगे चलकर इस समय हमें लाइट के रूप में देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रिक लाइट जो है, लाइट जल रहा है, यही उसका विकास हुआ था आज से 2500 साल पहले। दरअसल हमारे पृथ्वी पर लाइन तो पहले से ही विद्यमान था, बहुत साल पहले से ही लाइट था हमारे पृथ्वी पर, यानी आवेश था, लेकिन हमको उसके बारे में पता नहीं था। तो उसका हमने क्या किया, खोज किया। ठीक है, जैसे आग हमारे पृथ्वी पर बहुत पहले से ही था, ठीक है, उसके बारे में पता नहीं था, तो हमने उसका क्या किया, खोज किया। खोज और आविष्कार दोनों में फर्क है। आविष्कार वो जो हम बनाते हैं, जैसे पंखा का खोज हुआ है क्या, पृथ्वी पर पहले से ही पंखा था, आदि मानव के ज़माने से पंखा था, नहीं था, पंखा जाके हम लोग बनाए ना, तो उसका क्या हुआ, खोज हुआ है। लेकिन आग, क्या आग हम लोग बनाए हैं, नहीं, हम लोग नहीं बनाए हैं। आग तो प्रकृति का ही एक रूप है, एक नेचर कह सकते हैं। ठीक है, तो उसका हम खोज किए हैं, ठीक है, उसे बनाए नहीं हैं। खोज आविष्कार में फ़र्क होता है। उसके बाद यूनान के जो वैज्ञानिक थे, थेल्स थे। देखिए इसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक आए। हम लोग आवेश के बारे में जब हम पढ़े थे तो वह या लंबा चौड़ा उसका लिस्ट था कि बहुत सारे वैज्ञानिक आए। एक लोग का श्रेय नहीं दिया जा सकता इसमें, क्योंकि इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन होता गया है। हर साल इसमें आवेश के बारे में कुछ न कुछ नई थ्योरियाँ, नए, जैसे कि वोल्टा इसके बाद आए, वोल्टा नहीं, इसके बाद विलियम आए तो उन्होंने दो पदार्थों को रगड़ कर देखा। उन्होंने सबसे पहले आवेश को विलियम ने ही इलेक्ट्रिसिटी कहा। ठीक है, कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद वोल्टा आए। वोल्टा ने क्या किया कि पदार्थ को घर्षण नहीं कराएं, उसने दो अलग अलग मटेरियल का रॉड लिया, उसके तनु अम्ल विलयन में दोनों को डुबाया और डुबाने के बाद देखा कि दोनों पर आवेश आ गया, दोनों पर चार्ज आ गया। उन्होंने ये देखा। तो कई वैज्ञानिक आए, ठीक है, लेकिन ये पब्लिश मतलब फेमस कब हुआ, जब इस वैज्ञानिक में कूदे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो यूएस अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे और वहाँ के राजनीतिज्ञ भी थे। तो जब वो इस पर एक्सपेरिमेंट करने लगे और इसके बारे में बताने लगे लोगों को, तब वो ज़्यादा हाईलाइट हुआ, आवेश के बारे में ज़्यादा हाईलाइट हुआ, यानी कि 1700 में, लगभग 1776 में लेकर 1900 तक। तो इस कहानी में मोड़ ज़्यादा कब आया, जब बेंजामिन फ्रैंकलिन आए यहाँ पर इसके बारे में, आवेश के बारे में रिसर्च करने के लिए। तो सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, इन सब सारे बातों को उस समय जान गए थे कि कौन से साइंटिस्ट क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, उसमें क्या क्या बना था। तो जानते हैं आप साइंटिस्ट लोग को, वो तो सोचते रहते हैं अपना कुछ न कुछ, इधर का उधर सोचते रहते हैं, दिमाग लगाते रहते हैं कि कुछ नया चीज़ हमें मिल जाए, कुछ नया चीज़ मिल जाए। छोटा सा भी चीज़ मिलेगा उस पर भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, कैसे बनता है, इतना सारा स्टडी करेंगे और हम लोग को दे देंगे। ठीक है, तो चलिए, तब उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन आए। ठीक है, हम यहाँ उनका नाम ड्रा कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, जो कि कहाँ थे, यूएस के थे, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ के थे। तो इन्होंने क्या किया कि
ये जो अपना ये अंबर के पदार्थ किए थे, लेकिन ये एबोनाइट का पदार्थ ले लिए, एबोनाइट का ये अपना जो एक्सपेरिमेंट किए एबोनाइट के पदार्थ किए, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि एक एबोनाइट का पदार्थ लिया कुछ इस प्रकार से और उसे रगड़ा ऊनी वस्त्र से। तो ऊनी वस्त्र से रगड़ने के बाद इन्होंने ये देखा कि वो छोटे छोटे पार्टिकल को वो भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और अंबर के पदार्थ को भी रगड़े सूती वस्त्र से तो वो भी छोटे छोटे पार्टिकल को आकर्षित कर रहा है। तब इन्होंने देखा कि अंबर की जगह अगर कोई ग्लास ले लें, अगर उसे घर्षण कराएं, फ्रिक्शन कराएं ऊन के साथ, तो वो भी छोटे छोटे पार्टिकल को अपने ओर आकर्षित करने लगा। फिर उन्होंने प्लास्टिक लिया, प्लास्टिक को भी घर्षण कराया और देखा तो वो भी छोटे छोटे पार्टिकल को क्या करने लगा, आकर्षित करने लगा। तो इन्होंने ये बताया कि ये गुण तो हर एक पदार्थ के पास है, जो खींचने का गुण है कि उसको घर्षण कराने पर वो छोटे छोटे पार्टिकल को खींचने लगता है, ये तो हर एक वस्तु जो भी है उसके प्रकार ये गुण है। लेकिन ये गुण कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है? तो ये आ रहा है घर्षण के वजह से, लेकिन कहाँ से आ रहा है ये नहीं पता था इन्हें, ठीक है। तब उनके बाद एबोनाइट के पदार्थ जानते हैं, एबोनाइट का पदार्थ ये क्या होता है कि जिस पेड़ से रबर बनता है, जिस पेड़ से रबर बनता है, तो रबर बनाने से पहले उस पेड़ से वाइट कलर का एक दूध निकाला जाता है, दूध टाइप रहता है वाइट कलर का, ठीक है, जो कि गाढ़ा रहता है। उसे क्या करते हैं, उसमें 25% सल्फर मिला देते हैं। सल्फर मिलाने के बाद उसे सुखवा देते हैं, तो वो कैसा हो जाता है, ठोस हो जाता है, ठीक है। और ठोस हो जाता है तो उसी को बोलते हैं एबोनाइट। जैसे यहाँ पर पेन था हमारा, ये जी ये वाला पेन, ये एबोनाइट का पेन है। ये यही से एक्सपेरिमेंट किए थे, एबोनाइट का पेन। ये क्या होता है, कैसे बनता है कि इसमें जो रबर निकलता है, वो रबर का जो पेड़ होता है उसमें से जो दूध टाइप निकलता है जिसका हम रबर जमाते हैं, उसमें सल्फर मिलाया जाता है और कुछ सामान मिलाया जाता होगा, लेकिन बेसिकली सल्फर और दो चीज़ मिलाकर इसे तैयार किया जाता है, ठीक है। यही एबोनाइट का पदार्थ है। अगर इसे आप जलाएंगे ना, देखेंगे अगर इसे आप जलाएंगे, जलाकर ऐसे कुछ इस प्रकार से खींचेंगे तो ये गुब्बारा की तरह और ये रबर की तरह निकलेगा और कुछ गुब्बारा की तरह हल्का हल्का फूलेगा उसमें, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, एक एबोनाइट का पदार्थ लिया, ठीक है, और उन्हें क्या किया, सूती वस्त्र से रगड़ा। ऐसे हम यहाँ पर ड्रा कर रहे हैं, फिगर बना रहे हैं अच्छे से, मस्त एकदम। आई होप आपको दिख रहा होगा। इन्होंने क्या किया, देखा कि इसके बारे में उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया कि जो ये खींचता है तो हम मटेरियल चेंज करें तब क्या होगा। जैसे यहाँ पर इन्होंने एक एबोनाइट का पदार्थ ले लिया, ठीक है, एबोनाइट का पदार्थ, ये एबोनाइट का पदार्थ है और इसे हम क्या कराए हैं, घर्षण कराए हैं। किससे घर्षण कराए हैं, ऊन से। इसे हम ऊन से रगड़े हुए हैं, यहाँ पर ऊन से ऐसे रगड़े, और रगड़ने के बाद यहाँ पर एक दीवार था, उससे स्टिंग बाज के बीच में इसको लटका दिए, मस्त इसे आवेशित कर दिए, यानी कि इसे क्या कर दिए, घर्षण करा के। उसके बाद हमने एक और एबोनाइट का रॉड लिया कुछ इस प्रकार से, ये यहाँ पर एबोनाइट का, ये भी किसका है, एबोनाइट का है, ये भी है एबोनाइट का। और इसे भी हमने क्या कराया, अच्छी तरीके से इसे घर्षण कराया और इसके पास ले आया। देखिए ये भी एबोनाइट का रॉड है, इसे लटका दिया, इसे हमें स्टिंग से यहाँ पर ऐसे लटका दिया, और ये भी एबोनाइट का रॉड है और इसे भी हम यहाँ पर ऐसे ले आए। तो जब हम इसके पास लेकर आए तो ये दूर होता गया, ये कहाँ होता गया, ये ऐसे ऐसे ऊपर उठता गया, यानी ये जब इसे हम पास ले आने की कोशिश करें तो ये ऐसे ऊपर उठ रहा है। ऐसे देखिए, ये एबोनाइट है, ये भी एबोनाइट है, दोनों को हम ऊन से घर्षण कराए हैं। तो जब इसको हम इसके पास ले आए, ऐसे यहाँ पर ले आए, तो ये ऐसे ऊपर उठने लगा, ऐसे 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 ऊपर उठने लगा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा कि ओह तरीके, ये क्या हो रहा है, जब हम एक ऊन से दो सेम पदार्थ को जब घर्षण करा रहे हैं और दोनों को पास लिया रहे हैं, तो ये दोनों तो दूर जा रहे हैं, यानी कि हट रहे हैं। उसको बोलते हैं प्रतिकर्षण, यानी ये तो प्रतिकर्षण कर रहे हैं आपस में, यहाँ पर ये तो प्रतिकर्षण कर रहे हैं, ये क्या हो गया। फिर उसके बाद क्या किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, तुरंत दिमाग लगाया और सोचा कि एक एबोनाइट ले लिए हैं, एक ग्लास ले लेते हैं, एक एबोनाइट लिए हैं, एक ग्लास ले लेते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। तो फिर एक एबोनाइट लिया और यहाँ पर क्या कर दिया, ग्लास कर दिया। ये मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दें, ये क्या कर रहा है, प्रतिकर्षण कर रहा है,
यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। प्रतिकर्षण यानी दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। ये दोनों कहाँ हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया थोड़ा सा यहाँ पर। ये एबोनाइट तो सेम है, एबोनाइट रहने दीजिए, उसे टच मत करिए एबोनाइट को। फिर उन्होंने क्या किया कि मटेरियल चेंज किया। उस बार दोनों एबोनाइट लिए थे, इस बार एक एबोनाइट लिए, एक क्या लिए, ग्लास लिए। और एबोनाइट ग्लास दोनों को ऊन से रगड़े, घर्षण कराएं, उसके बाद इसको लटका दिए एबोनाइट को, और ग्लास को नीचे से ऐसे लटका रहे हैं, ऐसे, ये ऐसे कर रहे हैं। तो उन्होंने जब थोड़ा सा पास लिया है, इसके नज़दीक ले आया, तो ये क्या है, एबोनाइट का जो रॉड है इसमें आकर क्या हुआ, चिपक गया। इसमें आकर क्या हो गया, चिपक गया। तब उन्होंने देखा कि ये तो मटेरियल पर निर्भर कर रहा है। जब हम मटेरियल यानी पदार्थ चेंज कर रहे हैं, यानी दो अलग अलग पदार्थों को जब घर्षण करा रहे हैं ऊन से, ठीक है, तो आपस में आकर चिपक जा रहे हैं। और दो पदार्थ अगर सेम पदार्थ हैं, एक ही पदार्थ हैं, सेम मटेरियल के दो पदार्थ हैं, और उसे जब ऊन से हम घर्षण करा रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, ऐसे दूर हो रहे हैं। अगर सेम मटेरियल है, जैसे कि ये दोनों क्या है, सेम है, इसको सेम मटेरियल मानिए इस समय, ये दोनों सेम मटेरियल है। जब इसे हम ऊन से घर्षण कराएं, फ्रिक्शन कराएं, तब हमने देखा कि ये दोनों क्या, ऐसे देखा सेम है, तो ये दोनों दूर हट रहे हैं। सेम मटेरियल दोनों क्या आ रहे हैं, दूर हो रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने देखा जब मटेरियल को चेंज किया, यानी एक ग्लास ले लिया, एक एबोनाइट ले लिया, तो जब ग्लास और एबोनाइट को दोनों को ऊन से घर्षण कराकर ऐसे रगड़ कर यहाँ पर लेकर आए, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, चिपक गए। आपस में क्या हो गए, चिपक गए। फिर क्या किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, फिर इसे छुड़ाया, ऐसे अलग किया, और अलग कराने के बाद अब पास ले जा रहे हैं, चिपकी नहीं रहे हैं। अब पास ले जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, चिपकी नहीं रहे हैं। तो उन्होंने सोचा यार ये आवेश गया कहाँ। पहले तो दोनों के पास गुण था, दोनों को हम रगड़े थे, दोनों के पास आवेश था, दोनों छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा था। और जब इन दोनों अलग अलग मटेरियल को पास लेकर आए तो आपस में क्या हुए, चिपक गए। और चिपकने के बाद जब इसे हम छुड़ाएं, और अब देख रहे हैं ये किसी भी पार्टिकल को अपने ओर आकर्षित करने नहीं कर रहा है, ये भी किसी भी पार्टिकल को अपने ओर आकर्षित नहीं कर रहा है, और ये दोनों खुद भी आकर नहीं सट रहे हैं। तो आवेश गया कहाँ। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता हो आवेश शून्य हो गया हो। आवेश क्या हो गया हो, दो चीज़ों को मिलाने पर आवेश क्या हो गया हो, जीरो हो गया हो। तब उन्होंने क्या किया, देखिए एबोनाइट लगाया था, और यहाँ पर क्या लगा दिए, फिर ग्लास लगा दिए। ये है ग्लास। तो यहाँ पर क्या होगा, आकर्षण होने लगा। आकर्षण यानी कि सटने लगे। अरे यार सटने लगे क्या लिखें, सटने लगे, सटने लगे। दोनों क्या हुए, पास आने लगे यार, पास आने लगे, पास आने लगे। चलो ठीक है, ये दोनों कहाँ लगे, पास आने लगे। क्यों, क्योंकि अलग है, दोनों क्या है, अलग अलग है। और दोनों अलग अलग रहेंगे तो उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। सेम रहेंगे तो अट्रैक्शन क्या होगा, घंटा होगा। यहाँ पर सेम है तो अट्रैक्शन हो ही नहीं। जिसे अट्रैक्शन किसके बीच होता है, या मेल या फीमेल, इन्हीं दोनों के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, मेल या मेल के बीच तो होता नहीं है, फीमेल या फीमेल के बीच होता ही नहीं है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। और ये दोनों भैया तो ये दोनों दूर 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 रहने की कोशिश कर रहे हैं, जितना दूर हो सके उतना दूर हम रहें। तो अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कुछ आगे प्रयोग किया जिसे हम बता रहे हैं। ये आप ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, छोटा मोटा जानकारी बा। चला अब आगे, अब बात आवत है, अब बात कर रहे हैं हम किसका नाम कैसे दिए कि आवेश। यहाँ पर डिफाइंड ये हो चुका था कि आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का तो सीधे पता चला गया ना। देखिए इससे पहले हमें चुंबक के बारे में पता चला लगा था, नॉर्थ एंड साउथ। चुंबक के बारे में हमें पहले से पता चल चुका था। इसके पहले भैया चुंबक के बारे में नॉर्थ एंड साउथ, जो चुंबक होता है हमारा नॉर्थ और साउथ, इसके बारे में हमें पहले पता हो चुका था। और हमें उसमें क्या पता था कि जब नॉर्थ रहता है, जब नॉर्थ रहता है तो ये क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं।
क्या करते हैं, प्रतिकर्षण। नॉर्थ आ साउथ आ नॉर्थ या नॉर्थ आ साउथ रहते हैं तो क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, आकर्षण, ठीक है। और साउथ भी रहेंगे तब भी क्या करेंगे, प्रतिकर्षण ही करेंगे। इसके बारे में हमें पहले पता हो चुका था कि जब सेम रहेगा तो क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, जब विपरीत रहेगा तो क्या करेगा, आकर्षण करेगा। यानी कि ये एक एबोनाइट है, ये ग्लास है, एक ये एबोनाइट है, ये ग्लास है, तो ये दोनों दूर हट रहे हैं, यानी यही फिनोमिना यहाँ पर होगा, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा, यानी इसमें भी दो प्रकार के आवेश होंगे, ठीक है। अब एक आवेश नॉर्थ एक आवेश साउथ, तो हम कह नहीं सकते, तो इसका हमने नाम दिया। अगर हम लोग इंडिया में इसको मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है ये इंडिया के वैज्ञानिक थे और इसके बारे में खोजते आवेश के बारे में, तो नाम रखते अपना देवी देवता का हम लोग को जैसे नाम देता है। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को अपना भी नाम नहीं दिया, या फैराडे भी अपना नाम दे सकते थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ये दोनों लोग, लेकिन आवेश का एक अलग नाम दिया, धन आयन ऋण आयन, ठीक है। अपना नाम नहीं दिया, इन लोगों ने खोज किया लेकिन उसका अपना नाम नहीं दिया। और ये एक रीजन है धन आयन ऋण आयन देने के पीछे, वो रीजन हम बताते हैं आपको। एक रीजन तो ये हो सकता है कि जो विपरीत मटेरियल को हम आपस में रगड़ रहे हैं और दोनों पर अपोजिट चार्ज आ रहे हैं, इस पर भी अलग चार्ज आ रहा है, इस पर भी अलग चार्ज आ रहा है, दोनों को मिला दे रहे हैं, ठीक है। पहले दोनों को पास आए, दोनों चिपक जा रहा है, चिपकने के बाद क्या हो रहा है, चिपक जा रहे हैं कुछ इस प्रकार से। उसके बाद जब इसे अलग करते हैं और इसे अलग करते हैं, अब देखते हैं दोनों के पास कोई आवेश नहीं है, ठीक है। अब दोनों चिपक ही नहीं रहे हैं, तो इसका आवेश क्या हो गया, डिलीट हो गया, उड़ गया आवेश। यानी विपरीत आवेश दोनों पर था लेकिन क्या हुआ, उड़ गया, खत्म हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब दो चीज़ को हम मिला रहे हैं, दो विपरीत चीज़ों को हम मिला रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है। यानी कि दो चीज़ मिलाने पर रिजल्ट जीरो आ रहा है। तो दो चीज़ मिलाने पर रिजल्ट में जीरो किसको आता है भैया, यहाँ से दो दो मिलेंगे तो दो दो 4 होंगे, ठीक है, या दो दो 11 हो जाएंगे, दो दो 12 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर दो दो मिलकर जीरो हो जा रहे हैं। तो ये क्या है, दो दो मिलकर जीरो होना। तो देखिए साइंस में हम लोग पढ़े हैं कि -2 और +2, -2 + 2 को जोड़े तो क्या होता है, जीरो होता है। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसका नाम रख दे, एक का माइनस एक का प्लस, क्योंकि माइनस प्लस जोड़ने पर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो इसका नाम यही सही होगा, एक को माइनस रख दे एक को प्लस रख दे। और जैसे कि मान लीजिए ये हमने इसको घर्षण कराया, यानी रगड़ा, और इसको भी घर्षण कराया, ठीक है। और इस दोनों अलग अलग मटेरियल हैं, ठीक है। जब पास लिया तो दोनों का जो आवेश है, जो खींचने का शक्ति है, वो जीरो हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इस पर माइनस आवेश आया होगा, इस पर प्लस आवेश आया होगा। आवेश इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, आवेश इस पर प्लस आया होगा, इस पर माइनस आया होगा, ठीक है। और दोनों को जब मिला दे रहे हैं तो जीरो हो जा रहा है। तो यही एक मतलब इनका नाम रखने का एक तरीका होगा। तब इन्होंने बताया कि आवेश उत्पन्न कैसे होता है, जब किसी बॉडी को हम रगड़ते हैं, रफ करते हैं, तब भैया आवेश गलत लिखा गया, आवेश यानी कि चार्ज, इसको दो भागों में बांट दिया गया, ठीक है। पहला है जिसे हम प्लस आवेश या धन आवेश या पॉजिटिव कहते हैं या निगेटिव कहते हैं, इसे धन आवेश बोलते हैं, धन आवेश, ठीक है। इसे भैया बोलते हैं ऋण आवेश। आवेश कितने भागों में बढ़ गया, दो भागों में, एक तो हो गया धन आवेश, एक क्या हो गया, ऋण आवेश हो गया, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया कि जब धन आवेश साथ में आएंगे, जब दो बॉडी पर दोनों में धन आवेश आए, अब धन आवेश कब आएगा, जब दोनों बॉडी सेम मटेरियल के रहेंगे, ठीक है। तो उन दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, वो दूर जाएंगे, प्रतिकर्षण। और बताया क्या, माइनस माइनस रहेगा तब भी प्रतिकर्षण होगा। और बताया कि अगर एक माइनस रहे एक प्लस रहे, या एक प्लस रहे एक माइनस रहे, इन दोनों केस में इन दोनों केस में क्या होगा, आकर्षण होगा,
आकर्षण होगा, ठीक है, दोनों क्या होंगे, पास आएंगे। और अगर प्लस माइनस को आपस में मिला दें तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी एक प्लस एक माइनस मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो प्लस एक माइनस, जीरो किस में होता है, मैथ में होता है। वही उसी की वजह से यहाँ पर प्लस नाम, एक का प्लस नाम रखा गया, एक माइनस नाम रखा है, जिसे हम क्या कहते हैं, धन आवेश ऋण आवेश कहते हैं। अब उसके बाद ये तो पता हो गया था हमें कि दो बॉडी अट्रैक्शन करते हैं, जो सेम रहे तो प्रतिकर्षण करते हैं, अलग अलग रहे तो आकर्षण करते हैं। लेकिन अभी हमें ये पता था कि इस बॉडी के अंदर जो ये घर्षण कराने की वजह से तो आ रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन ये कहाँ से रहा है, कहीं न कहीं आवेश इसके अंदर ही है, कहीं न कहीं इस बॉडी के अंदर ही आवेश है, लेकिन कहाँ है उसके बारे में हमने स्टडी चालू करना शुरू किया। तो इस समय ये क्या है, शून्य है, इसके पास कोई आवेश नहीं है। तो हो सकता है इसके सेंटर में आवेश छिपा हो, जो कि घर्षण कराने पर बाहर आ जाता हो। तो मैंने इसका क्या किया, इसको टुकड़े किया, 2-3 टुकड़े किए, और देखें कि आवेश तब भी 2-3 टुकड़े करने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी ओर आकर्षित ही नहीं करने लगा। इस पर आवेश ही नहीं, आवेश शून्य है। देखिए शून्य आवेश हम किसे कहेंगे, जैसे कि कोई बॉडी है, इसको हम फ्रिक्शन और किसी से भी घर्षण नहीं कराए हैं तो इस पर आवेश क्या है, शून्य है। जब ये किसी भी पार्टिकल को नहीं खींचेगा तो इस पर आवेश क्या रहेगा, शून्य आवेश रहेगा। इसे हम अनावेशित पदार्थ भी बोलते हैं या अनावेशित बॉडी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पहले ये उसको सोचना शुरू किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कि आवेश आता कहाँ से है। पहले तो आवेश घर्षण करा नहीं पाता है, ये तो उनको पता था, लेकिन इसके अंदर है कहाँ आवेश। इसको छोटा छोटा पार्टों में तोड़ना शुरू किया, देखा उन्हें कहीं आवेश नहीं देखा। फिर परमाणु अणु तक पहुँचे, पहले अणु को भी देखा तो अणु पर भी कोई आवेश नहीं था, अणु पूरा क्या था, न्यूट्रल था, अनावेशित सा, उस पर कोई चार्ज नहीं था। फिर उन्होंने अणु के बाद परमाणु पर एक्शन लिया और परमाणु को देखा क्या परमाणु पर आवेश होता है क्या। तो उन्होंने परमाणु में 3 पार्टिकल पाए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उन्होंने वहाँ पर जाकर देखा कि हाँ परमाणु में आवेश होता है, किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कभी ऋण, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश कभी जीरो नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन कभी अनावेशित नहीं होता, इलेक्ट्रॉन के पास आवेश होता है, हमेशा होता है। इलेक्ट्रॉन के पास वो भी कौन सा आवेश होता है, माइनस वाला आवेश होता है। और उन्होंने देखा कि ठीक है माइनस वाला आवेश तो हमें मिल गया, अब ये प्लस वाला आवेश कहाँ चला गया। यानी 2 प्रकार के आवेश, एक प्लस एक माइनस है, तो प्लस वाला आवेश कहाँ गया। तो उसको बाद उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन से भी नीचे आना शुरू किया। तब उन्हें क्या मिला, प्रोटॉन मिला, न्यूट्रॉन मिला। तब उन्होंने देखा कि न्यूट्रॉन पर देखा तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं था। फिर उन्होंने प्रोटॉन को पकड़ा और प्रोटॉन पर देखा तो प्रोटॉन पर भी आवेश था, और प्रोटॉन पर कौन आवेश था, प्लस आवेश था। तब उन्होंने सोच गया कि वो जो ये गुण आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से आ रहा है, जो हमारा ये आकर्षण हो रहा है, आवेश उत्पन्न हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से हो रहा है। तो उन्होंने दिमाग लगाया और ये सोचा कि हो सकता हो जब 2 बॉडी को हम आपस में, ये अलग अलग विपरीत बॉडी हैं, अलग अलग मटेरियल के हैं, और जब इसे हम आपस में रगड़ रहे होंगे तो ऐसा हो रहा होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलकर इसमें आ जाएं और कुछ प्रोटॉन इसमें से निकलकर इसमें चले आएँ। देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें गए तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हुई, घट गई। और कुछ प्रोटॉन इसमें से निकलकर इसमें आए तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई, यानी ये क्या धन आवेशित हो गया, और इसमें प्रोटॉनों की संख्या घट गई, यानी माइनस का संख्या बढ़ गया, तो ये कैसा होगा, ऋण आवेशित हो गया। तो उन्होंने ये सोचा, लेकिन बाद में जब आकर हमने मास को डिफाइंड किया, जब मास के बारे में जाना कि प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो मैंने देखा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेशों में बहुत ज़्यादा का अंतर है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के सापेक्षा जो प्रोटॉन होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। तो बहुत ज़्यादा हैवी और वेटेज होने के कारण प्रोटॉन कहीं भी नहीं जाता है, वो बस अपने कहाँ रहता है, अपने नाभिक में रहता है। और इलेक्ट्रॉन उसके आरी आरी क्या करता है, चक्कर लगाता है। जैसे ये प्रोटॉन है, आरी आरी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। और प्रोटॉन क्या है, बहुत वेटेज है, हैवी मटेरियल, इसलिए वो बीच में रहता है। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है, यानी पूरे वर्ल्ड का सबसे छोटा पार्टिकल है, तो वो ऐसे ऐसे चक्कर लगाता रहता है। तब उन्होंने सोचा यार प्रोटॉन तो कहीं जा नहीं सकते, यानी जाना तो किसे पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को ही जाना पड़ेगा। तब उन्होंने ये सोचा, और जो सोचा हो हम आगे बता रहे हैं आपको। हम सोच रहे हैं इसको मिटा दें, ठीक है। तू कितनी खूबसूरत है,
थेल्स सर को भी हटा ही दे रहे हैं यहाँ से। थेल्स सर आप जाइए, आप बहुत अच्छा काम किए। थेल्स की वजह से ही आप हम इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं। नहीं, ये नहीं रहते तब भी कोई वैज्ञानिक कोई पैदा होगा करता जो कि लाइन बनाकर हम लाइन के बारे में हम लोग को थोड़ा सा बताता। माइकल फैराडे, जिसे कि हाँ फैराडे थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, ये लोग थे, ये लोग खोज करते और कोई नहीं करता तो हम लोग लास्ट में करते खोज, इंडिया वाले। क्या बता रहे थे, हाँ बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब परमाणु के बारे में थोड़ा सा परमाणु संरचना बता दे रहे हैं, ठीक है। इससे आपको क्लियर समझ में आएगा, 101% समझ में आएगा, ठीक है। देखिए परमाणु का संरचना तो आप जानते होंगे, बढ़िया से बन बाबू। परमाणु संरचना, उसी समय परमाणु संरचना का भी विकास हुआ, उसी समय, ठीक है। तो आप जानते होंगे बीच में यहाँ पर इसको नाभिक बोलते हैं, और ये जो आ रही इसे क्या बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं, इसे नाभिक बोलते हैं, इसे कक्षा या कक्षक बोलते हैं। इसे के कक्षक इसका नाम है, इसका यल है, आगे आएगा यम आएगा, यन आएगा, एक कक्षों का नाम है। ये मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा, ये बस ऐसे ही बता दिए थे हम, पता है आपको, पता है हमें, पता है आपको, पता है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें इंक डाल दें, बहुत थोड़ा सा, ऐसे थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, देखिए ये, हाँ अब देखिए, अब मज़ा आएगा, अब फील आएगा, फील लीजिए, फील लीजिए, फील। ये है क्या, बीच में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आरी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं। वो जो हम गोल बताए थे, आपको बताने के लिए बताए थे दर्शन, ये ऐसा होता है, ठीक है। ये करके दिखाओ, फिर ये करके दिखाओ, ये, फिर ये, और उसके बाद बता रहे हैं भाई, ये दो हमने परमाणु ले लिए छोटे छोटे। पहले हम परमाणु पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, परमाणुओं को घसड़ करा के देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये दो परमाणु लिए, ठीक है, एटम लिए, ये अलग पदार्थ है, ये पदार्थ ए है, नाम भी लिख दे रहे हैं हम, ये इसका नाम है पदार्थ ए। ये पदार्थ कौन सा है, ए है। ये पदार्थ क्या है, बी है। पदार्थ क्या है, बी है। दो चीज़ और हम भूल गए बताना, वो अभी इसी में ऐड कर देंगे इसके बाद। ये पदार्थ ए है, ये पदार्थ क्या है, बी है। अलग अलग पदार्थ हैं। अब जानते हैं अलग अलग पदार्थ को घर्षण कराएंगे तो जो उस पर चार्ज आएगा अपोजिट आएगा। यहाँ पर दोनों को घर्षण कराएंगे, यहाँ पर जानते हैं इलेक्ट्रॉन भैया होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन मस्ती से मज़े ले रहे होंगे यहाँ पर बीच में, और इन्हीं की वजह से ये सब टिके हुए हैं। आपको पता है ना कि प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। माइनस प्लस आपस में अट्रैक्शन करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। तो ये क्या कर रहा है, इसको खींच ले रहा है, इसको खींच कर इससे बोल रहा है ये दूरी जाना चाहते हैं लेकिन इसे जाने नहीं दे रहा है। ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को दूर तो जाना चाहते हैं लेकिन ये जाने नहीं दे रहा है, खींच रहा है अपने अंदर, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है, और ये यहाँ पर ये है प्रोटॉन है, एक अलग पदार्थ का। अब एक बात और कर लेते हैं आपसे लगे हाथ, कि इसमें मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन है, और हाँ देखिए किसी भी न्यूट्रल बॉडी में यानी अनावेशित चार्ज में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। लिख लीजिए कहीं, कोई भी जब अनावेशित पदार्थ हो, कैसा हो, अनावेशित, जिस पे कोई चार्ज ना हो, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, ये दोनों बराबर होती है। यानी अगर उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो तो वो बॉडी पर कोई चार्ज नहीं होगा, वो बॉडी शून्य चार्ज होगा। अर्थात हम ये कहें उस बॉडी का वो बॉडी किसी भी पार्टिकल को आकर्षित नहीं करेगा। पदार्थ है, पदार्थ बी, तो ये न्यूट्रल इस समय है, इसको हम घर्षण नहीं कराए हैं, तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या सेम रहेगी। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन भी सेम है, प्रोटॉन भी कितना होंगे, 8 ही होंगे। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज है न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज उससे मतलब ही नहीं। इस पर मान लीजिए 11 इलेक्ट्रॉन है,
तो 11 क्या होंगे, प्रोटॉन भी होंगे। उसके बाद हमने इससे क्या कराया, घर्षण कराया, ऐसे इस प्रकार से इन्हें क्या कराया, घर्षण कराया, रगड़ा, ठीक है। तब क्या किया, रगड़ने के बाद, घर्षण कराने के बाद दोनों को मैंने अलग अलग किया, फ्रिक्शन कराने के बाद, घर्षण कराने के बाद दोनों को मैंने क्या किया, अलग अलग किया। ये ऐसे, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। ये पदार्थ हमारा कौन है, ये पदार्थ ए है, ये पदार्थ बी है। अब मैंने देखा कि जब इसको मैंने घर्षण कराया तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन छटक कर, यानी ए से कहाँ चले गए, बी में चले गए। ये यहाँ पर जंप किया और आ गया बी के पास, और भैया ये भी जंप किया, ये भी आ गया कहाँ, बी के पास। ये इधर से जंप किया, ये आ गया बी के पास, ये भी जंप किया, आ गया बी के पास। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से जब हम ऐसे फ्रिक्शन कराएं तो ये टूट कर जंप मारकर इसमें चले गए, फिर टूटते हैं, टूटने के बाद यानी अपने ऑर्बिट में से हटते हैं और जंप मारकर इस वाले पर कूद जाते हैं, यानी पदार्थ बी पर कूद जाते हैं। और प्रोटॉन तो भैया हैवी है, वो तो कहीं जाएगा नहीं, वो तो बीच में बैठा रहेगा मस्त से। देखो कितना डिस्टेंस है उसके अंदर, डिस्टेंस भी रहता है और हैवी भी रहता है, वेटेज भी रहता है। अब बताइए ये कितना वेटेज रहता है पता है आपको, 1837 गुना बड़ा होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मास का, मास ऑफ प्रोटॉन इतना गुना होता है। मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का इतना 1837 गुना बड़ा होता है। अब बताइए कोई 1 किलो का कोई बटखरा है, मतलब बट्टा जिसे बोलते हैं, और कोई इतना वेटेज का, इतना केजी का बट्टा है, अगर हमें फेंकना हो तो हम अगर फेंकना हो, दूर भी फेंकना हो हमें, कि उसे फेंकना है और दूर फेंकना है, तो सबसे पहले हम 1 किलो वाला चूज करेंगे ना। ये इतना वेटेज ज़्यादा है, उसको हम फेंक ही नहीं सकते। उसी प्रकार से घर्षण जो हम करा रहे हैं, घर्षण में हल्के पदार्थ ही जाएंगे, वेटेज पदार्थ तो जाएंगे नहीं, नाभिक तोड़ करते ये जाएगा नहीं। ये आप लिख लीजिए कि जब मास ऑफ प्रोटॉन होता है और वो 1837 गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है। हाँ, तो हम कहाँ थे, यहाँ थे कि इस पे 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, इस पे 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। अब यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भागे भैया, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन कूद कर, छलक कर, उत्तेजित होकर भाग गए किस पे, इस पे। अब देख रहे हैं हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर घट जाएगी, जा कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो संख्या किसकी घटेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी। यहाँ पर 4 गए, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन इस बी पर गए, तो कितने बचे यहाँ पर, पहले 8 थे, अब बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो सेम रहेगा, 8 प्रोटॉन है तो वो प्रोटॉन तो सेम ही रहेगा, वो तो कहीं जाएगा नहीं, ठीक है। अब उसके बाद भैया इलेक्ट्रॉन तो बी वाले पदार्थ पर बढ़ गया, अरे भैया बी लिखा, इलेक्ट्रॉन जो है इस पे तो बढ़ गए, इस पे घट गए, इस पे बढ़ गए, और बढ़े कितना, यहाँ से 4 कूदे हैं तो बी पर 4 न बढ़ेंगे, तो 11 4 कितना हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। यहाँ पर बढ़े कितने, 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर बढ़े कितने, 15 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पर कितनी हुई, प्रोटॉन तो सेम रहेंगे, 11 है तो 11 ही रहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ बढ़ा कितना, 3 बढ़ा, यहाँ घटा कितना, 3 ही घटा, यहाँ बढ़ा भी 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ घटा कितना 3, वहाँ बढ़ा कितना 3। यहाँ प्रोटॉन की संख्या कितना, इससे कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ ए पर +3 आवेश है, पदार्थ ए पर जो कुल आवेश है कितना है, +3 है। और हम कह सकते हैं कि पदार्थ बी पर कुल आवेश कितना है, यानी 11 में से 15 माइनस करिए तो कितना बचेगा, 3, और ये माइनस वाला 3 बचेगा, तो -3 है। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पर पदार्थ ए पर आवेश है कितना है, +3, पदार्थ बी पर आवेश कितना है, -3। और ये दोनों विपरीत रहेंगे लेकिन क्वांटिटी में सेम रहेंगे, जितना आवेश इस पर आएगा उतना आवेश ही इस पर आएगा। तो इसी आवेश के कारण ये पूरा कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, इस पर प्लस चार्ज आ गया और इस पर कितना आ गया, इस पर माइनस चार्ज आ गया। तो दो अलग अलग विपरीत चार्ज आ गए, इसीलिए ये छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। और जब इस पदार्थ बी को एक पास लेकर आते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ 4 गए थे इस पे पास जो लेकर आते हैं हम, यानी इसको जब पास हटाते हैं तो जो 4 इलेक्ट्रॉन इस पे गए हैं वो कूद कर फिर इस पे ए पर आ जाएंगे और दोनों पर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जिसके वजह से बॉडी फिर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, इस पर कोई चार्ज
नहीं होगा। ठीक है, आगे अब बढ़ते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, इसीलिए हम क्या किए कि इसको थोड़ा सा ड्रा कर दें। 3 चीज़ हमें और पढ़ना है। पहला चीज़ क्या पढ़ना है, फ्रैंकलिन एक सीरीज बनाए थे अलग अलग धातुओं को रगड़ करके किस पे कौन सा चार्ज आएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में, यानी कोई भी एक पदार्थ है आवेशित है तो उस पर कौन सा आवेश है, धन आवेश है कि ऋण आवेश है, उसे चेक करने के लिए हम विद्युतदर्शी का यूज करेंगे। उसके बाद ये फ्रैंकलिन का सीरीज है। उसके बाद तीसरा एक चीज़ पढ़ेंगे, आवेशन की विधियाँ, किसी पदार्थ को हम किस किस प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फ्रैंकलिन का जो सीरीज है वो एकदम सिंपल है। उन्होंने ये बताया था कि अगर कांच को हम किसी से भी रगड़ेंगे, कांच को अगर किसी बॉडी से भी हम रगड़ेंगे तो कांच पे जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जिससे ऊपर वाले सीरीज में अगर नीचे वाले से किसी से भी हम रगड़ते हैं तो ऊपर वाले में हमेशा कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और नीचे वाले में चार्ज कौन सा आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। जैसे हम कहें कपड़ा को ऊन से रगड़ रहे हैं, कपड़ा को ऊन से रगड़ रहे हैं तो किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो जो ऊपर रहेगा उस पर पॉजिटिव आएगा, यानी कपड़ा पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ऊन पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, जैसे हम कहें कि हम कांच को प्लास्टिक से रगड़ रहे हैं, कांच को किससे रगड़ रहे हैं, प्लास्टिक पर, तो निगेटिव चार्ज किस पे आएगा, जो नीचे रहेगा, नीचे क्या है प्लास्टिक, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, कांच पे, क्योंकि कांच कहाँ है, ऊपर, तो ऊपर वाले में हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, नीचे वाले में निगेटिव चार्ज जब भी घर्षण कराएंगे। पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि एक कांच, इसको जब प्लास्टिक से कांच को घर्षण कराएंगे तो कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चलाएंगे, पॉजिटिव में, प्लास्टिक में चले आएंगे, जिसकी वजह से प्लास्टिक निगेटिव हो जाएगा, कांच पॉजिटिव हो जाएगा। ये लिख सकते हैं आप छोटा सा। हाँ, ये आप आते हैं इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, ये कोई भी पदार्थ, जैसे ये पदार्थ है इसको हम आवेशित कर दिए, अब हमें पता नहीं कि ये क्या है, धन आवेशित है या ऋण आवेशित है, तो इसी को चेक करने के लिए हम विद्युतदर्शी का यूज करते हैं। ठीक है, तो विद्युतदर्शी क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर एक ये धातु है और ये भी एक धातु का रॉड लगा होता है, और इस रॉड में दो बहुत ही पतली 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 सोने की पत्तियाँ लगी होती है, पेपर टाइप, पेपर जो होता है ना उतना पतला सोने की पत्तियाँ दो लगी होती है। ठीक, जिसे स्वर्ण पत्र हम बोलते हैं, और ये पूरा कांच में बंद होता है। ये बहुत पतली होती है, इसीलिए ये हवा से इधर उधर हिले ना, इसके लिए हम क्या लगा देते हैं, कांच लगा देते हैं। नहीं तो ये इतनी पतली होती है कि हवा से इधर उधर हिलने लगेगी और वो क्या ब्रेक कर जाएगी, टूट जाएगी, तो इसीलिए हम कांच का पूरा लगा देते हैं। और ये दोनों धातु का मेटल है। अब उसके बाद हम करते क्या है, ये देखिए, उसके बाद हम ये करते हैं कि ये धातु को पूरा हम प्लस पॉजिटिव चार्ज करते हैं। क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज, यानी इस पर धन आवेश, इसे हम धन आवेशित करते हैं। पूरा इस धातु को हम क्या करते हैं, धन आवेशित कर देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखिए जब हम प्लस आवेश दे देंगे ये धातु को, मेटल को, यानी इस इलेक्ट्रोस्कोप को, तो ये दो जो सोने की पत्तियाँ हैं यहाँ पर इन दोनों पत्तियों पर, जैसे ये सोने की पत्तियाँ लीफ है, यहाँ पर दोनों ऐसे लटकी हुई सोने की पत्तियाँ। ठीक है, और इन दोनों सोने की पत्तियाँ पर यहाँ से एक एक्सटर्नल लगाकर ऐसे ऊपर, यहाँ समझिए, ये दोनों सोने की क्या है, पत्तियाँ हैं, और यहाँ से हम इसे चार्ज दे रहे हैं। कैसा चार्ज दे रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं ऊपर से। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसमें भी आएगा, इसमें आएगा, दोनों में आएगा। तो इस चार्ज की वजह से, यानी दोनों में प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये कहाँ हटेंगे, दूर हटेंगे। यहाँ से हम प्लस चार्ज, इससे पहले ही प्लस चार्ज दे दिए हैं, तो जब प्लस प्लस चार्ज इसमें आएगा तो ये कहाँ हटेंगे, ऐसे दूर हटेंगे कि नहीं दूर। तो वहीं यहाँ पर हम डिनोट किए हैं कि जब यहाँ से हम इसे प्लस चार्ज देते हैं तो ये जो स्वर्ण पत्तियाँ होती है बहुत पतली पतली होती है ना, इसीलिए ये दूर होती है। बहुत मोटी मोटी होती है, दूर थोड़ी होती है। आवेश के पास इतना ताकत थोड़ी है कि थोड़ा सा आवेश देने पर मोटी मोटी पत्तियाँ दूर हो जाएंगी, इसीलिए हम पतली पत्तियाँ लेते हैं ताकि वो दूर हो जाए। तो यहाँ पर दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दोनों कहाँ हो गई हैं, दूर हो गई हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये बॉडी है, ये पदार्थ है, ये हमें पता नहीं कि इस पर कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है या धन आवेश है। अब इसे हमें चेक करना है कि इस पर कौन सा आवेश है, तो हम मान लेते हैं इस पर माइनस आवेश है। हम मान लेते हैं कि इस पर कौन सा आवेश है, माइनस आवेश है। तो अगर इस पर माइनस आवेश है तो जब हम इसको यहाँ, इस पर प्लस था ऑलरेडी हम पहले से दे चुके हैं। अब मान लीजिए ये माइनस है, हम चेक कर रहे हैं, मान लीजिए माइनस है, तो यहाँ से कैसे पता लगेगा कि ये माइनस ही है, यहाँ से क्लियर कैसे होगा, ये माइनस है या प्लस है। जब इसे हम पास लगाएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, आकर्षण लगेगा, और आकर्षण लगेगा यहाँ पर। ठीक है, आकर्षण की वजह से ये न्यूट्रल होना चाहेंगे, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो न्यूट्रल होना चाहेंगे, नहीं अनावेशित होना चाहेंगे। तो अनावेशित के कारण जो ये बॉडी प्लस पूरा चार्ज है, अब ये कैसा हो जाएगा, स्थिर अवस्था में हो जाएगा।
क्योंकि ये माइनस है प्लस तो स्थिर हो जाएंगे ना, दो माइनस प्लस मिल गए तो क्या अनावेशित बॉडी हो जाएगा, इस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। जब इस पूरे बॉडी पर यहाँ से यहाँ के यहाँ तक कोई चार्ज नहीं रहेगा, यानी इस दोनों पत्ती पर भी कोई चार्ज नहीं रहेगा, तो ये दोनों अपने प्रारंभिक अवस्था में ऐसे आ जाएंगे, लटक जाएंगे। कहाँ जाएंगे लटक, क्योंकि चार्ज जो जाएगा सेम हो जाएगा इस पे भी और इस पे भी, दोनों पत्तियों पर। तो इस माइनस की वजह से क्या हुआ कि ये दोनों पत्तियाँ आपस में कहाँ आ गई, पास आ गई। तो हम कह सकते हैं कि इस पे कौन सा आवेश है, माइनस आवेश है, क्योंकि एक ही माइनस है आवेश, एक ऐसा है कि इसको न्यूट्रल कर देगा और ये दोनों पास आ जाएंगे। लेकिन अगर मान लो यहीं पर प्लस आवेश रहता तो यहाँ पर हम इसको लगाते हैं तो ये पत्ती और दूर हो जाता, क्योंकि प्लस प्लस मिल जाता, इसको प्लस बहुत ज़्यादा मिल जाता, तो इसके वजह से पत्ती और दूर हो जाता। लेकिन जस्ट इसे हम माइनस देंगे तो ये क्या होगा, सिकुड़ कर पास आ जाएगा। जब पास आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे इस पे कौन सा आवेश है, माइनस आवेश है। अब जब और दूर हटेगा तो हम समझ जाएंगे इस पे कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है। ये छोटी सी जानकारी है, इसके बाद मिटाकर हम आपको बताते हैं थोड़ा सा अच्छी चीज़ें, आवेशन की विधियाँ। ठीक है, आवेशन की विधियाँ आप ध्यान से देखिएगा, आपको पक्का समझ में आएगा। ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें भी हम बता रहे हैं, ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये जानेंगे। तो हम बात कर रहे हैं आवेशन की विधियाँ। आवेशन की विधियाँ। आवेशन की विधियाँ मतलब किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे करेंगे, आवेशित कैसे करेंगे। अभी तो मैंने मतलब आपको क्या बताया था, बॉडी चार्ज करने का तरीका कि घर्षण कराकर चार्ज करते हैं। तो आवेशन करने की उसी प्रकार से 3 विधियां हैं। आवेशन की कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं। पहला जो है, पहला का नाम है चालन विधि। चालन विधि, ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। 3 है, चालन विधि पढ़ेंगे, फिर प्रेरण विधि पढ़ेंगे, फिर घर्षण विधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो चालन विधि में क्या होता है कि यहाँ पर कोई एक पदार्थ रहेगा, ठीक है, जिसपे क्या रहेगा, आवेश रहेगा। एक पदार्थ रहेगा, इस पे क्या रहेगा, आवेश। अब हम ये मान लेते हैं कि इस बॉडी पर कैसा आवेश है, ऋण आवेश है। ठीक है, यानी ये बॉडी क्या है, चार्ज है, इस पे पूरा आवेश कैसा है, ऋण आवेश है। ये बॉडी ए है, यानी पदार्थ ए है। यहाँ पर एक पदार्थ बी ले लिए, इसको सटा रहे हैं, इसके पास ही सटा रहे हैं, ये यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ये एकदम सटा हुआ है, सटाई दे रहे हैं इसे, ये ठीक है। और इस पे इस समय कोई चार्ज नहीं है, इस पे कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है, यानी ये बॉडी कैसी है, ऋण आवेशित है। इसको हम लिख दें, जो ए है वो कैसा है, ऋण आवेशित है। आइए, इस पे कोई चार्ज नहीं है, अनावेशित है, इस पे कोई आवेश नहीं है, अनावेशित। ये जो बॉडी बी है ये कैसा है, अनावेशित है। ठीक है, और इस दोनों को संपर्क में लेकर आए, ठीक है, इन दोनों को संपर्क में लेके आए तो ये बॉडी क्या हुई कि कुछ जो इसमें से इलेक्ट्रॉन है निकल कर कुछ इसमें चले गए, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, यहाँ पर चले गए, क्योंकि इसको हम टच कराए हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चले गए, यहाँ में। अब जब इस दोनों को हम अलग किए यहाँ पर और देखें, दोनों को अलग करने पर कि जो जितने इसमें इलेक्ट्रॉन थे, इसका आधा इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चले आए, इसमें चले आए। यानी इस पे तो चार्ज जो था माइनस वो तो था ही, अब ये भी चार्ज हो गया। इस पे जो चार्ज था वो था, इस पे जो चार्ज था वो तो था माइनस चार्ज, लेकिन जब इसे आपस में संपर्क कराएं तो एक जो आवेशित बॉडी है और एक अनावेशित बॉडी है, संपर्क कराने के बाद जब दोनों को हम अलग किए तो दोनों पर फिर देखें, दोनों पर चार्ज हो गया। इस पे भी वही चार्ज, इस पे भी, और चार्ज सेम होगा। जैसे ये ऋण आवेश है, ये कैसा है, ऋण आवेशित है, तो यही ऋण आवेशित चार्ज 2 भागों में बंट गया, कुछ इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चले गए। तो अब आप देख सकते हैं कि ये बॉडी चार्ज नहीं था, ये चार्ज नहीं था ना, लेकिन जब चार्ज के संपर्क में लाए तो ये भी चार्ज हो गया। समझ रहे हैं। और चार्ज कैसा होगा, सेम इसी की तरह चार्ज होगा, नहीं यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा।
चार्ज कैसा होता है, सेम। अगर ये बॉडी यहाँ पर हम प्लस रखेंगे तो ये जो चार्ज होगा यहाँ पर ये भी प्लस ही चार्ज होगा, इस पर भी धन ही आवेश आएगा, ऋण आवेश नहीं आएगा। और एक बात आप और ध्यान रखेंगे कि दोनों पर जो आवेश होगा उसका मात्रा सेम हो सकता है, या हो सकता है जैसे कि इस पे जितने इलेक्ट्रॉन, जैसे कि इस पे मान लीजिए 20 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गए, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गए तो यहाँ पर कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन ही बचे, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि इस पे 20 इलेक्ट्रॉन है, इस पे 6 इलेक्ट्रॉन जाए या 7 इलेक्ट्रॉन जाए, ये डिपेंड करता है मटेरियल पर, इस पे 6 इलेक्ट्रॉन जाए 7 इलेक्ट्रॉन जाए। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी जाएगा इलेक्ट्रॉन या तो दोनों में बराबर बराबर बटेगा, या तो ज़्यादा बटेगा तो इसमें बटेगा ए वाले में जो देगा, और इसमें क्या बटेगा, कम, नहीं तो बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन बटेगा। तो आप एक आवेशित करने की यही विधिया हो गई ना, ये आवेशित नहीं था, यहाँ पर क्या किए, एक आवेशित पदार्थ दूसरा रखें और ये क्या हो गया, आवेशित हो गया। तो यह है चालन विधिया, जब आपस में सटाते हैं तो कुछ आवेश चल के यहाँ पर जाते हैं, जिसकी वजह से ये भी चार्ज हो जाता है, ये बॉडी कैसी हो गई, चार्ज हो गई, और ये भी बॉडी कैसी हो गई, चार्ज हो गई। तो ये एक विधि है। दूसरा विधि और बताते हैं हम, दूसरा विधि है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि, प्रेरण विधि। देखिए प्रेरण विधि क्या होता है। प्रेरण विधि में हम दो वस्तुओं को सटाते नहीं हैं एक में, उसको दूर ही दूर रखते हैं और आवेशित करते हैं। कैसे आवेशित करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर एक पदार्थ ए है, ठीक है, इसको हम सटाएंगे नहीं। चालन विधि में क्या करते हैं, हम सटा के आवेशित करते हैं। प्रेरण विधि में हम सटाएंगे नहीं, बिना सटाए ही उसे आवेशित करेंगे। अब इस पर मान लीजिए प्लस चार्ज पहले से ही है, ठीक है, यानी ये बॉडी कैसी है, ये बॉडी धन आवेशित है। कैसी है भैया, धन आवेशित है, ठीक है, ए बॉडी। और ये जो बी है इस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी इस पर क्या है, प्लस चार्ज भी है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है। यानी इसके मतलब कि इसमें जो प्लस भी है माइनस भी है, यानी कि ये अनावश्यक है, दोनों बराबर है। यानी जितने इसमें इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन भी है, क्या है, बराबर है। और इस बॉडी से मैंने इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया है, इसमें क्या बचा, प्रोटॉन ही बचे। प्रोटॉन बचा तो प्रोटॉन में चार्ज कौन होता है, प्लस चार्ज होता है। तो ये बॉडी कौन सा आवेशित हो गया, धन आवेशित हो गया। इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या सेम है, तो ये कैसे हो गया, अनावेशित हो गया। इस पे चार्ज नहीं है, ये अनावेशित हो गया, यानी कि नो चार्ज, नो चार्ज। इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या किए, अब देखो क्या किए, अब जब हम इसके संपर्क में लाएं तो ये कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो प्लस किसको खींचेगा, प्लस इधर के माइनस को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये प्लस है ना, जब इसको हम पास लेकर आए हैं, पास एकदम लेकर नहीं आए, कुछ दूरी है मान लीजिए, तो ये क्या करेगा, ये प्लस इसके माइनस को अपनी ओर आकर्षित करेगा, करेगा कि नहीं, इसके माइनस को अपनी ओर आकर्षित करेगा। फिर यहाँ पर हम एक फिगर बना दे रहे हैं, जब इसको दूर करेंगे तब तो वहाँ पर हम बता रहे हैं। ये प्लस तो सेम है, जितना प्लस रहेगा भैया उतना तो प्लस रहबा करेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा कि जितने इसके माइनस हैं, कुछ माइनसों को अपनी तरफ खींचेगा। ये ऐसे 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 ऐसे, देखो ये माइनस को अपनी तरफ खींच रहा है ना। और ये प्लस है तो प्लस, तब प्लस प्लस कहा होता है, रिपल होते हैं, रिपल होते हैं। तो ये प्लस को दूर कहेगा, कहेगा प्लस तुम आगे जाओ और माइनस तुम हमारे पास आओ, प्लस तुम आगे जाओ, माइनस तुम हमारे पास आओ। और प्लस को ढकेल देगा, फेंक देगा यहाँ पर, ठीक है। प्लस को कहाँ कर देगा, आगे कर देगा। अब क्या करें, अब तो ये, अब देखिए चार्ज एक तरफ हो गया कि नहीं, इधर चार्ज प्लस हो गया, इधर चार्ज कौन सा हो गया, माइनस हो गया। यहाँ पर भी कुछ रहेगा प्लस माइनस हल्का हल्का, लेकिन ज़्यादातर चार्ज कहाँ हो गए, माइनस हो गए। अब हमें क्या करना है, इसे चार्ज करना है। अब इसे हम यहाँ इतना करने के बाद, यहाँ पर पास लेने के बाद फिर इसे दूर दूर कर दिए, एकदम दूर दूर कर दिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से एक कांटेक्ट लगा दिए हम अर्थ में। किस में लगा दिए, अर्थ यानी कि धरती में लगा दिए। जब धरती में हम इसे ज्वाइन करते हैं, धरती से कुछ इलेक्ट्रॉन जाते हैं और ये जो प्लस चार्ज है इसको न्यूट्रल कर देते हैं।
धरती से कुछ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, हमेशा जाते हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन जाकर इसे क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, यानी यहाँ पर जो ये प्लस आवेश है ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, अनावेशित हो जाता है। तो फाइनली इस पर बचा क्या, ये ऋण आवेशित बचा ना, तो ये बॉडी कौन सा चार्ज हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। ये बॉडी कैसा हो जाता है, निगेटिव चार्ज हो जाता है, निगेटिव चार्ज। अब देखिए इसमें चार्ज हमेशा विपरीत आता है। चालन विधि में क्या हुआ था कि जो एक बॉडी में हम चार्ज इसमें क्या अगर प्लस चार्ज रखें और यहाँ पर एक जो अनावेशित चार्ज है उसको हम संपर्क में लाएं तो इस पर भी प्लस ही आवेश आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है प्रेरण विधि में कि चार्ज हमेशा अपोजिट आता है। अगर यहाँ पर प्लस रखें तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आया ना, अगर यहाँ पर माइनस रखें तो यहाँ पर कौन सा आएगा, प्लस आएगा। तो प्रेरण विधि में आप ध्यान दीजिए कि चार्ज विपरीत आता है। एक बार फिर से थोड़ा सा, यहाँ पर पूरे ए बॉडी पर प्लस चार्ज ले लिए, बी अनावेशित है यानी इस पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, बराबर है। उसके बाद जब इसको हम आपस में ऐसे संपर्क में लाएं तो ये क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन, ये प्लस है तो निगेटिव को अपनी ओर आकर्षित किया यहाँ पर, ठीक है। और जो प्रोटॉन उसको कहा तुम दूर चलो और उसको दूर कर दिया। फिर ये मैंने अर्थ में ज्वाइंट कर दिया, या यूँ कहें कि मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से भेजे जो कि इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर दिया, अनावेशित कर दिया, निगेटिव कर दिया, ठीक है। इस पर कोई चार्ज नहीं, इसे अनावेशित कर दिया। तो फाइनली यहाँ पर क्या बचा, माइनस ही बचा ना। तो ये बॉडी पूरी तरीके से क्या हो गई, ऋण आवेशित हो गई। तो दूसरा विधि है। और तीसरा विधि क्या है, घर्षण विधि, उसके बारे में देखते हैं, ये लिख सकते हैं। आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं आप लिख सकते हैं कि जब पदार्थ ए पदार्थ बी को, पदार्थ ए पर धन आवेशित चार्ज रहता है, पदार्थ बी पर कोई भी चार्ज नहीं रहता है, ठीक है। अपने भाषा में ही लिखेंगे इसे। जब दोनों को संपर्क में हम लाते हैं तो ये क्या होता है कि प्लस, जो प्लस है वो माइनस को अपने ओर आकर्षित करता है कुछ दूरी पर, अब प्लस प्लस को उस बॉडी के लास्ट किनारे में भेजता है। अपने से बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये सब पेपर में आएगा नहीं, बस ये ऐसे ही बता दे रहे हैं, ठीक है, ताकि जानते रहिएगा। देखिए हम क्वेश्चन भी देखेंगे, जो हमारा कूलॉम्स लॉ है या क्वांटिजेशन है उस सब में क्वेश्चन भी देखेंगे अच्छे अच्छे। भैया तीसरा विधि क्या है हमारा, तीसरा विधि है प्रेरण घर्षण विधि। तीसरा है घर्षण विधि। देखिए घर्षण विधि में क्या होता है कि घर्षण विधि में जो बॉडी चार्ज होती है वो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर की वजह से होती है। या यूँ कहें कि जब हम दो बॉडी आपस में घर्षण कराते हैं तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है, जिसके वजह से उसमें वो बॉडी आवेशित हो जाता है या वो बॉडी चार्ज हो जाती है। जैसे कि दो बॉडी यहाँ पर हो गई, एक ये हो गया, एक ये हो गया। जब इन दोनों को आपस में हम घर्षण कराते हैं, ये बॉडी कैसा हो गया, ए हो गया, ये बॉडी बी हो गया। इस समय दोनों न्यूट्रल हैं, यानी कि नो चार्ज, नो चार्ज, इस पर भी नो चार्ज। जब इसे हम आपस में क्या कराएं, घर्षण कराएं, यहाँ पर ये घर्षण कराएं तो क्या देखें कि जो ए है और बी है, घर्षण कराने के बाद ये दोनों को अलग किए और देखें कि इस पर प्लस एक चार्ज आ गया और इस पर माइनस एक चार्ज आ गया। यानी अब टोटल चार्ज, इसका पहले टोटल चार्ज कितना था, 0 था, अब इस पर टोटल कितना आ गया, +1 आ गया और टोटल कितना आ गया, -1 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है। प्लस का मतलब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन दिया है किसको, ए को। जब इन दोनों में घर्षण हुआ तब बी वाले जो परमाणु थे वो स्ट्रॉन्ग पड़ गए और इसका इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो ये माइनस में चले गए, माइनस, इस पर टोटल -1 चार्ज हो गया, इस पर टोटल +1 चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर की वजह से होता है, यह है घर्षण विधि। ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। कुछ आवेश के बारे में, कुछ इसकी प्रॉपर्टी है वो भी जान लेते हैं। आवेश की कुछ गुण हैं, आवेश की कुछ प्रॉपर्टी हैं, यानी कि चार्ज के, उसके बारे में थोड़ा सा CHRGE चार्ज के बारे में जान लीजिए। पहला नंबर तो ये है कि चार्ज को हम नष्ट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, और उसको उत्पन्न भी नहीं कर सकते, यानी उसको बना भी नहीं सकते, उसको उत्पन्न भी नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते और उत्पन्न भी नहीं कर सकते। आप लिख लेंगे, लिख दे पूरा, लिख दे रहे हैं, पूरा लिख दे रहे हैं। पहला, चार्ज को न तो नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा
सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है। चार्ज को नहीं तो हम नष्ट कर सकते हैं, नहीं उसे क्या नहीं उसे बना सकते हैं। जैसे चार्ज हम पैदा नहीं कर सकते, चार्ज बना नहीं सकते, ठीक है, वो बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। नहीं उसको नष्ट कर सकते हैं और नहीं उसको क्या कर सकते, उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा बात, एक बात और हम बताना भूल गए आपसे कि जब कोई बॉडी, जैसे कि ये पदार्थ ए है, ये पदार्थ बी है, अभी जो पीछे वाला एग्जाम्पल लिए थे, इस पर +1 आवेश आ गया, इस पर -1 आवेश आ गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर द्रव्यमान में भी परिवर्तन होगा। देखिए एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कुछ होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कुछ होता है ना, तो वो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो अपना मास और आवेश दोनों लेकर जाएगा, तो यहाँ द्रव्यमान का वृद्धि होगा, यानी कि यहाँ पर मास जो है वो मास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और यहाँ का जो मास है, यहाँ का मास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं करेगा लेकिन हाँ करेगा। अगर जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यानी जिस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, यानी जिस पे माइनस चार्ज हो जा रहा है, उस पे मास क्या होगा, उसका मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो रही है, जो इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है, उस पे मास क्या होगा, इंक्रीज होगा, मास घटेगा। और इस पे क्या होगा, मास बढ़ेगा, माइनस पे मास बढ़ेगा, इस पे घटेगा। तो दूसरा यही है कि जब कोई बॉडी ट्रांसफ़र होती है आवेश में, तो अपने साथ अपना आवेश भी ले जाती है और मास को भी ले जाती है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आप ये भी नोट कर सकते हैं कि ये जो आवेश है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई गोला है और ये भी कोई गोला है। एक बात कि ये ठोस गोला है, ठोस है, और ये खोखला है, खोखला। अगर हम इसे आवेश दे रहे हैं, अगर इसे हम आवेश दे रहे हैं, इसे मान लो हम n आवेश दिए, n आवेश इसको दिए, ठीक है, n आवेश इसको दिए और n आवेश इसको भी दिए। दोनों मतलब जो क्षमता है, इसका जो क्षमता है n आवेश लेने का है, और ये ठोस है तो इसका भी जो क्षमता होगा वो n आवेश ही लेगा। रेडियस दोनों का सेम होना चाहिए r। यानी हम यूँ कहें कि कोई अगर ठोस बॉडी है और कोई खोखली बॉडी है, तो जितना खोखली बॉडी आवेश को ग्रहण कर सकता है उतना ही ठोस कर सकता है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो चार्ज होते हैं, उसके ऊपरी सतह पर ही होते हैं, उसके अंदर नहीं इंटर करते हैं। जैसे कि ये ठोस है तो पूरा अंदर एकदम चार्ज नहीं भर जाएंगे, वो कहाँ रहेंगे, ऊपरी ही सतह पर घूमते रहेंगे। जैसे कि आप देखे होंगे जो इलेक्ट्रिक लाइन, जो हमारी वायर होते हैं, वो ऐसे सॉलिड ठोस नहीं होते हैं कि एकदम मोटा ठोस बना दे ऐसे ही उसमें से लाइन ट्रांसफ़र हो, ऐसा नहीं होता है। वो कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, यानी उसमें बारीकी बारीकी से तार करके वो क्या होते हैं, मुड़े होते हैं। उसमें क्या होते हैं, ये ऐसे 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 बहुत से तार क्या होते हैं, ऐसे ऐसे तार मुड़े होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे जाकर ऐसे 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 ऐसे। वो इसलिए होता है ताकि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, उसको जितने ज़्यादा क्षेत्रफल मिलेगा उतने ज़्यादा वो आगे जाएगा, तेज़ी से जाएगा। तो इसीलिए इसे करते हैं, एरिया क्या होता है, इससे बढ़ता है, इससे एरिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे किसी भी पदार्थ के सरफेस एरिया पे होंगे, वो अगर ठोस है तो उसके बीच में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, उसके जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो जब भी रहेंगे सरफेस एरिया पर ही रहेंगे। तो ये बात नोट कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा सरफेस एरिया पर रहते हैं। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन वेग पर निर्भर नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन वेग पर निर्भर नहीं करते हैं, मास वेग पर निर्भर करता है। अगर कोई बॉडी बहुत तेज़ी से जा रही है, उसकी 1 kg उसका मास है, तो वो तेज़ी से जा रही है तो उसका मास जो है बढ़ जाएगा। और यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का मास जो है उसके स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। ये हो गया। चलिए, ये बेसिक वीडियो है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा उसमें और मज़ा आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कहानी था, लेकिन अगला जो है वो सटीक वीडियो आएगा, जो कि अगले बात में हम क्वांटिजाइजेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद कूलाम का नियम, और कूलाम का नियम बहुत ही डीप में जाएंगे, आपको देखिए आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद उसका सदिश निरूपण के बारे में बात करेंगे। एक वीडियो में 3 चीज़ बात करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करेंगे। वो वीडियो हो सकता है कल अपलोड हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगेगा तो ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। ओके, थैंक्स।